हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, हमने जो सिविक्स का चैप्टर जो हम स्कूल में पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा उसके आगे की बात पढ़ेंगे। देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया हमने क्लास में पढ़ लिया था। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यानी कि हम डाइवर्सिटी को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, भारत में डाइवर्सिटी और हम डाइवर्सिटी को कैसे समझ सकते हैं, ये टॉपिक हमने क्लास में कर लिया था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, इसमें हम क्या बात कर रहे थे? इसमें हम ये कह रहे थे, ये बात कर रहे थे कि डाइवर्सिटी को ऐसे समझो कि जो पुराने लोग थे वो क्या कर रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह जा कर के बस जा रहे थे। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कोई ट्रेन तो थी नहीं, कोई हवाई जहाज़ नहीं थे, बस नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। ठीक है, और लंबे लंबे टाइम के लिए चले जाते थे, वहीं बस जाते थे। वो भोजन की तलाश में, वो काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जा कर के बस गए। अब क्या हुआ, अब जो उनकी अपनी कल्चर होती थी उसको तो वो भूलते चले गए, और समय के साथ साथ वो वहीं की संस्कृति को अपनाते चले गए। तो क्या हुआ, उनसे डाइवर्सिटी मतलब और ज़्यादा मतलब कि फैलती चली गई। और जो कुछ थोड़ा बहुत उनका अपना भी था, अपने त्यौहार भी थे, है ना, अपनी कल्चर थी, तो कुछ वो उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो करते थे, और कुछ जो नई जगह है उसको भी एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर एक नई तरह की कल्चर ने जन्म लिया, एक नई संस्कृति वहाँ पर बनती है। तो इस तरीके से भारत में डाइवर्सिटी मतलब कि फैलती चली गई। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ रहे थे। अब देखिए, फिर मैंने इसमें आपको बताया था बाद में कि इंडिया में, ये इस पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए, वहाँ भी मैंने बात करी थी इसकी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से that historical and geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by reading about life into different part of the country, Kerala and Ladakh. तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि भारत के दो अलग अलग भाग हैं, एक लद्दाख है, केरल है। इनके एग्जाम्पल से आप ये समझने की कोशिश करें कि कौन से एरिया में डाइवर्सिटी पर, उसकी विविधता पर वहाँ का हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक जो वहाँ के फैक्टर हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखिए, लद्दाख का डिज़र्ट दिया है इस फिगर में, आप देख सकते हैं। तो ऐसा है बच्चों, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये लद्दाख के बारे में दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो लद्दाख में देखिए जो, और केरल में है, अगर आप ज्योग्राफिकल वहाँ के फैक्टर्स की बात करें तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। भाई लद्दाख एक ठंडा इलाका है, ठंडा प्रदेश है, पहाड़ का हिस्सा है। और केरल कैसा है, केरल तो प्लेन है, वो तो समुद्र तट पर है। तो दोनों की तो ज्योग्राफिकल कंडीशन तो अलग अलग हो गई ना। ठीक है, लेकिन इनकी हिस्टोरिकल जो कंडीशन है वो सेम है। वो सेम कैसे है, क्योंकि जो बाहर से व्यापारी लोग आए थे, इनकी जो हिस्ट्री है वो सेम कैसे है, जो इंडिया में बाहर से व्यापारी लोग आए थे, जो मसाले का और रेशम का जो काम करते थे, जो तिब्बत से आए थे, जो काफ़िले आए थे, वो लद्दाख में भी गए थे। ठीक है, और केरल में भी जो मतलब के लोग आए थे वो वहाँ पर भी गए थे। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि उधर भी आए थे और उधर भी, दोनों जगह पर आए थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, यह आपको बता दिया जाए। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम्स रहते भी हैं। लद्दाख में गाने और कविताओं को बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह का तिब्बत का ग्रंथ कहा जाता है। अच्छा, अब समझिए केरल की जहाँ तक बात है। देखिए, तो केरल, ये इस पेज पे हमने केरल दिया है। केरल की जो बात है, केरल की ज्योग्राफिकल कंडीशन तो उससे बिल्कुल अलग है। ये भारत के मतलब के साउथ वेस्ट में है, यहाँ पर एक बसा हुआ एक राज्य है। आजकल वहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है, मानसून सबसे पहले वहीं आता है। ठीक है, अच्छा, पहाड़ियों से थोड़ा सा घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहाड़ी है इस पर, मतलब केरल के अंदर पहाड़ नहीं है, पर दूसरी साइड से तमिलनाडु की पहाड़ियाँ उसको टच करती हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पे मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि वहाँ पे उगाए जाते हैं। तो इन मसालों के कारण क्या है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे, संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और भारत में ईसाई धर्म को लाने का जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है। ठीक है,
2000 year ago and he is credited with bring Christianity in India। तो जो सेंट थॉमस थे, ये लिखे जो सेंट थॉमस थे, है ना, वो भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने जो है जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार करा, उसकी शुरुआत करी थी। अच्छा जी, अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आकर के बस गए थे। मैनी अरब ट्रेडर आल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे यहाँ पर व्यापारी आकर के बस गए। अच्छा जी, भारत में इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता एक यात्री है, वो 700 साल पहले यहीं पर आया था और उसने अपनी एक जो बुक लिखी वो यहीं पर बैठ के लिखी, ठीक है। तो जो इंडिया के मुस्लिम से उनके बारे में उसने लिखा है और बाकी सब के बारे में लिखा है। मुसलमान समुदाय की बहुत बड़ी मतलब इज्जत है। वास्को डेगामा पानी का जहाज़ लेकर पहुँचे थे, वो भी यहीं आए थे, ठीक है, जो एक पुर्तगाली नागरिक थे। चीन के व्यापारी केरल आए थे। मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। कहने का मीनिंग ये है कि जो इसकी हिस्टोरिकल कंडीशन है लद्दाख की तरह है कि लद्दाख में भी बाहर से लोग, तिब्बत से लोग आए थे और केरल में भी आए थे। उन्होंने वहाँ पे एक नए धर्म की शुरुआत करी, यहाँ पे एक नए धर्म की शुरुआत करी। तो हिस्टोरिकल कंडीशन लगभग सेम है पर ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। आगे बढ़ो। अब हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मीनिंग होता है अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। When the British ruled India, women and men from different culture, religious background come together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. ठीक है। Interestingly, the British thought they could divide India's become they were so different had then continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British। देखिए इस लाइनों में इनमें क्या बताया गया है, समझिए। कह रहे हैं कि इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ दिस स्ट्रेंथ। भारत की जो विविधता है या जिसको आप अनेकता भी कह सकते हैं, उसको उसकी ताकत का सोर्स माना गया। भारत की ये मतलब ताकत का, स्ट्रेंथ का एक सोर्स है जो हमारे विविधता पाई जाती है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो अलग अलग धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिला पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। उन्होंने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के सामने। अच्छा जी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, उस नेशनल मूवमेंट में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किया था। वो सब एक साथ जेल में गए थे, ठीक है। टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन दे वेंट टू टुगेदर जेल, ठीक है। एक साथ लड़ाई लड़ी, एक साथ आंदोलन करे, एक साथ वो लोग सब जेल में गए थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे कोई भी थे, ठीक। तो अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में अगर फूट डाल देने, अलग अलग कर दें, तो क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। डिवाइड एंड रूल इनकी पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने क्या करा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। अब देखिए, ये एक सॉन्ग है, एक पोएम है जो जलियांवाला बाग मास्कर के समय में गाया गया था। ये आप जब 8th क्लास में आएंगे तब आपको समझाया जाएगा जलियांवाला बाग क्या है, ठीक है। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस, रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। द हंटर हैज़ टर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर टू प्लांट ए फ्लावर इन द desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. To light a lamp on this lonely grave, oh friend,
The blood of Hindu and Muslim flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some wrote in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. ये एक सॉन्ग है जलियांवाला बाग मास्कर के समय गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, 8th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। इस पोएम में क्या बताया है कि दिन खून के हमारे प्यारे, भूल ना जाना वो फ्रेंड, डोंट फॉरगेट। ओके, भूल ना जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे। और गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे, भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना, और दिन खून के हमारे, भूल न जाना। ठीक है, कुछ जेल में पड़े, कुछ कब्र में गड़े हैं, तो 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, और दिन खून के हमारे, भूल न जाना। आगे सुनिए। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unmanned peaceful people, killing many and wounding even more men and women. Hindu, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गाया गया था, और इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जो कि इकट्ठे होकर के सभा कर रहे थे। ठीक है, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने ही सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था, वो जो बहादुर लोग थे उनकी याद में गाया गया था। अब देखिए, थोड़ा सा रह गया, फिर चैप्टर ख़त्म है। सॉन्ग एंड सिम्बल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज ए काउंटेस्ट रिमाइंडर of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. आगे बढ़िए। इन दिस बुक द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. तो बेटा इसमें क्या बता रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के, इन लाइनों में जो बताया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, और इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में नाम भारत एक खोज, डाइवर्सिटी इंडिया में लिखा है कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, कि भारत की जो एकता है, इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर, ये बाहर से थोपी चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। हम लोग अलग अलग चीज़ों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये किसी ने ज़बरदस्ती थोपी नहीं है विविधता हमारे ऊपर, यही तो हमारी ताकत है, यही हमारा बेस है, ये जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। ठीक है, इसमें विविधता को
पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। ये कल क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और कल नया चैप्टर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, थैंक यू।